हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। अब जैसा कि आप सबको पता है, हमने एक वन शॉट की सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो उस सीरीज में सॉरी, तो उस सीरीज में आपको पता है कि हम एक एक करके मैथ्स के सारे चैप्टर उठा रहे हैं। अब चैप्टर रिलेशन और फंक्शन करने के बाद इस बार बारी है चैप्टर नंबर 2। किसकी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अगर आपने एक बार ये सीरीज कर ली, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कितना भी आता है रिवीजन के तौर पे, या फिर आप अगर नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर मतलब आपने अब से पहले कुछ नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि बोर्ड की मेरी पूरी तैयारी हो जाए, तो आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है। तो चलो, आप सबको साथ लेकर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसके अंदर से वो सारी चीजें निकाल लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करके हम समझते हैं इस चैप्टर का पूरा विस्तार से समरी। अब इस बात को समझने के लिए देखो, अगर हम बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यह पता होना चाहिए कि आखिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे आए, कैसे बने। तो आप अगर बात करें, ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने से पहले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहले आपको क्या आने चाहिए? ग्राफ। अब देखा यह जा रहा है कि कुछ टाइम से ग्राफ के ऊपर ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के ऊपर पिछले 1-2 साल से हर साल एक ना एक क्वेश्चन बनता जा रहा है। अगर बनता जा रहा है तो इसका मतलब सीबीएसई इसे कंटिन्यू पूछ सकती है। तो इसका मतलब है कि आपको सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या आने चाहिए? ग्राफ आने चाहिए। ग्राफ सीखने के लिए चलो शुरू करते हैं, आखिर कैसे ग्राफ पूछे जाते हैं और कैसे ग्राफ आपको देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो इन्वेंशन है, ठीक है, जो इजाद है, वो हुआ है इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। जैसे कि सपोज मान लीजिए आपने इनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल्स टू साइन एक्स उठा लिया। आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब y इक्वल्स टू साइन एक्स का अपना ग्राफ होता है, साइन एक्स का अपना क्या होता है? ग्राफ। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको साइन एक्स का ग्राफ आता होगा। तो जिनको साइन एक्स का ग्राफ आता है उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं यहां बात कर रहा हूं समझने की कि कैसे साइन एक्स का ग्राफ बनाया जा सकता है। रटा हुआ नहीं, रटा हुआ तो मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। बात है कि साइन एक्स का ग्राफ बनाया कैसे जा सकता है। तो चलिए एक बार साइन एक्स का ग्राफ बना के देख लेते हैं कि आखिर साइन एक्स में क्या है। अगर बात करें तो एक्स ना डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं, क्योंकि एक्स जो है यहां पे साइन का एंगल है। अगर साइन का एंगल है तो इसका मतलब एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। तो मैं बात करता हूं एक्स की 0 डिग्री पर, मैंने बात की एक्स की 0 डिग्री पर। अगर मैं एक्स को 0 डिग्री रख रहा हूं तो वाई क्या हो जाएगा? साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है? 0। इसका मतलब मेरा एक्स 0 डिग्री रखने पर वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो यहां से मेरा एक कोऑर्डिनेट 0,0 आ जाता है। यहां से मेरा एक कोऑर्डिनेट मिल जाता है 0,0। आप सबको पता है अगर आपको किसी भी फंक्शन या कर्व का कोई ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। तो हम भी वही काम कर रहे हैं, एक एक करके क्या निकाल लेते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं इसके बाद पाई/4 की, 45 की, तो आपको पता है अगर x की वैल्यू 45 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। x की वैल्यू 45 होने पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। मतलब यहां से ये समझ आता है कि 40 होने पर y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 1/√2 बन जाएगा। अगर बात करें 90 पर, अगर बात करें कि आप थीटा को क्या रख लो? 90 डिग्री। अगर आप x की वैल्यू को 90 डिग्री रख लेंगे
तो 90 डिग्री रखने पर साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, तो यहां हमें साइन 90 की वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। इसका मतलब ये हुआ π/2 अपॉन π/2 कॉमा 1। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू पाई रख के देखेंगे, अगर पाई रख के देखेंगे तो आपको पता है साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। यानी पाई पे वापस ग्राफ क्या हो गया, 0। अगर पाई पे वापस ग्राफ 0 हो गया, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे आ गया, क्योंकि वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। इसका मतलब जब पूरा चक्कर 180 डिग्री का पाई चक्कर लगा, तो ग्राफ जो है साइन एक्स का ग्राफ जो है वो घूमकर कहां आ गया, एक्चुअल में वो घूमकर एक्स एक्सिस पर ही आ गया। तो अगर मैं इसके ग्राफ ड्रॉ करने की बात करूं, मैं बात करूं इसके ग्राफ की, तो सपोज हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है। अब आप इस पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, वाई एक्सिस पे ये वाला तो ओरिजिन है, तो यहां पे पॉइंट मार्क कर दिया 1, यहां पे मार्क कर दिया 2। ठीक है, मैंने वाई एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए। इसी तरीके से मैं एक्स पे भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मार्क कर सकता हूं। लेकिन यहां पे आओ, मेरा पहला कोऑर्डिनेट क्या था, 0,0। तो जब मेरा पहला कोऑर्डिनेट 0,0 था, इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ जो है वो अभी ओरिजिन पर है। फंक्शन का ग्राफ कहां पर है, ओरिजिन पर। फिर x की वैल्यू 45 यानी π/4 चलने पे y की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। तो हो सकता है यहां कहीं x की वैल्यू क्या चला हो, π/4। जब यहां x की वैल्यू π/4 चला होगा, तो हो सकता है कि यहां फंक्शन पे ग्राफ की जो वैल्यू है यहां आके यहां आ गई होगी 1/√2। यहां पे क्या आ गई होगी, 1/√2। इसका मतलब है फिर ग्राफ जो है 90 पे गया। अगर ग्राफ 90 पे गया यानी π/2, यानी कितना चला हमारा ग्राफ, π/2। तो π/2 चलने पे हमें पता चल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। तो y की वैल्यू 1 हमने यहां ली है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप आगे चल के आओगे, तो आगे चल के आपको पता चलेगा, जब आप पाई चल रहे हो तो पाई चलने पे पॉइंट यहां आ रहा है, क्योंकि वो वापस एक्स एक्सिस पे आ रहा है, वापस एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर इन सारे पॉइंटों को मिलाकर मिलाकर अगर आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, इन सारे कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर अगर आप क्या बनाओगे, ग्राफ। अब इन कोऑर्डिनेट्स को मिटा लेते हैं, ठीक है, ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इन सारे कोऑर्डिनेट्स को लेकर ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसे कुछ इस तरीके का। और इसी तरीके से ये पीछे कंटिन्यू रहता है, ऐसे। तो अगर आप साइन एक्स के ग्राफ की बात करें, तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो साइनोसोडियल वेव्स होती है। साइनोसोडियल वेव्स का मतलब है ऐसी वेव्स जो चलती जाती हैं, ठीक है, ये कंटिन्यू चलती रहती हैं, ये कभी भी रुकती नहीं है। अगर आपने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ लिया, तो बात है, मेन बात क्या है, हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ की। मेन बात यहां पे किसकी है, हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ की। क्योंकि बहुत बार ग्राफ का क्वेश्चन अब दिया जा रहा है, तो आपको 1 मिनट की बात है, ग्राफ पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके लिए हमने देखा कि भैया ये हमारा ग्राफ आ गया, ये हमारा किसका ग्राफ आ गया, फंक्शन y इक्वल्स टू साइन एक्स का आ गया। किसका ग्राफ आ गया, फंक्शन y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो अगर मैं बात करूं, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ आपको मिला, तो आपको पता है अगर साइन इधर टिग्नोमेट्री है, तो अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स टिग्नोमेट्री। तो यानी अगर मैं ऐसे देखूं, तो इनवर्स टिग्नोमेट्री जब बनती है, जब साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, y। यानी इनवर्स टिग्नोमेट्री जो है वो उल्टी बनती है। वो कैसी बनती है, उल्टी। यहां जो एंगल था वो कौन था, x। लेकिन जहां एंगल x होता है, वहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चेंज करके अपना एंगल क्या कर लेती है, y कर लेती है। और ऐसे फंक्शंस जो अपने एंगल को चेंज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, दूसरा एंगल कर लेते हैं, ऐसे ही फंक्शंस कहलाते हैं इनवर्स फंक्शंस। और इन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, आपने जैसे साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा, तो आपको इनका ग्राफ ना बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ लिया, ठीक है, जैसे सपोज आपने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ लिया, तो साइन एक्स का ग्राफ तो आप बना ही लेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकाल के साइन एक्स कॉस एक्स इनके ग्राफ तो आप बना ही सकते हैं। तो अगर आप इनके ग्राफ बना सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने काम एक्स एक्सिस पे किया, वो वेव्स किस पे कर दो, वाई एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि जहां साइन में एंगल एक्स था, वहां इनवर्स में एंगल क्या हो गया, वाई। तो जो साइनोसोडियल वेव्स
एक्स एक्सिस पे बन रही थी आपकी, ठीक है, जो साइनोसोडियल वेव्स आपकी साइन एक्स में, ठीक है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपकी एक्स एक्सिस पर बन रही थी, वही साइन इनवर्स पे किस पे बन जाएंगी, वाई एक्सिस पे बन जाएंगी, और यही आपका ग्राफ कहलाएगा किसका, वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का। तो ये आपके इनवर्स के ग्राफ हो जाते हैं, यानी आपका जो भी ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ है, बस उसको जो एक्स एक्सिस पे हो रहा है उसको किस पे कर दो, वाई एक्सिस पे कर दो, यही सारे आपके ग्राफ किसके बन जाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो ऐसे आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। आओ एक बार मैं आपको सारे ग्राफ दिखा देता हूं, ठीक है, हालांकि आपको बस ये एक बार पढ़ लेने हैं, इतनी ज्यादा स्टडी करने की आपको उतनी जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने स्टार्ट किया है, हाँ ये रही। तो जब सबसे पहली बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ही होती है, कि आपका y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। एक साइनोसोडियल वेव आपको देखने को मिलती है, उसी साइनोसोडियल वेव को देखो, समझो, उसी साइनोसोडियल वेव को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो ध्यान से देखो, जब साइन एक्स का ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पर है, तो उधर साइन इनवर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पूरा का पूरा किस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे। ग्राफ पूरा सेम है, बस एक्स एक्सिस की जगह किस पे बन जाता है, वाई एक्सिस पर बन जाता है। और यहां आपको दिखाया हुआ है दोनों के ग्राफ, ठीक है, ये वाला जा रहा है आपका साइन एक्स का, ये जा रहा है आपका साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले आपके दोनों ग्राफ दिखाए हैं। उसी तरीके से बात आती है cos x की, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं cos x की, तो cos x का ग्राफ ऐसा होता है, कहां से, वन से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होकर चलता रहता है वेव की फॉर्म में। इसी तरीके से cos इनवर्स x का ये x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है ना, ये ग्राफ किस पर है, x एक्सिस पर। तो इस ग्राफ को ऐसे कर दो सीधा y एक्सिस पर कर दो, और उस y एक्सिस पर पढ़ने स्टडी करेंगे तो जो यहां cos x बन रहा था वो उधर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। यानी यहां सारे फंक्शन के ग्राफ x एक्सिस पे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो बस इतना चेंज हो जाता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ सारे किस पर चले जाते हैं, y एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री को ही चेंज करके क्या बनाते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाने में आपका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है, x एक्सिस की जगह किस पे हो जाता है, y में हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से सारे एंगल्स आपके इनवर्स का सारा काम किस पर होता है, y एक्सिस पर। अब अगर देखा जाए तो बाकी सबके ग्राफ भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो कॉस का, कोसैक, कोसैक एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो जो काम उसने यहां देखो एक्स एक्सिस पे किया था वो काम उधर किस पे हो गया, वाई एक्सिस पे हो गया। तो इस तरीके से आपको ये सारे ग्राफ यहां देखने को मिल जाएंगे। ये सेक एक्स का ग्राफ है, ठीक है, जो काम इधर एक्स एक्सिस पे हो रहा था वो उधर किस पे हो गया, वाई एक्सिस पे हो गया। इसी तरीके से आपको एक ग्राफ की स्टडी होती है। अब ये टेन का ग्राफ है, ठीक है, जो टेन का ग्राफ एक्स एक्सिस पे बन रहा था अब वो उधर किस फॉर्म में बनने लगा, वाई एक्सिस की फॉर्म में बनने लगा। इस तरीके से बाकी ये आपके कॉट इनवर्स का ग्राफ है, ठीक है। फिर ये आपकी टेबल है। तो कॉट इनवर्स का ग्राफ है, आपने स्टडी किए सारे ग्राफ। तो सारे ग्राफ स्टडी करके हमें ये बात पता चलती है कि आप चाहो तो ग्राफ को बना भी सकते हो। मैंने जैसे आपको साइन एक्स का बना के दिखाया है वैसे आप सारे ग्राफ अपने आप बना भी सकते हैं। वरना अगर आप नहीं बनाना चाहते, मैं तो यही कहूंगा एक नंबर की बात होगी, एक नंबर या दो नंबर का ही क्वेश्चन आपका ग्राफ का रहने वाला है, इससे ज्यादा का लॉन्ग क्वेश्चन उसमें बनते नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप उन्हें याद भी कर सकते हो, क्योंकि अगर एक या दो नंबर में क्वेश्चन आया तो बिल्कुल सीधा आएगा, ठीक है, सीधा आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात पूछेगा, तो पॉइंट टू पॉइंट बात में आप उन्हें याद भी कर सकते हो। तो इसका मतलब जरूरी ही नहीं है, ठीक है, अगर आपको बनाने आने ही चाहिए। अगर आप याद करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में आपको दिए हुए हैं, आप एनसीईआरटी से याद कर सकते हैं। तो याद करके भी आप इनके ग्राफ को बना सकते हैं। अब बात आती है टेबल की, अब बात आती है टेबल की। अब ये जो टेबल है ये आपको पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। इस साल के सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है ये इस चैप्टर की। क्यों है जी, इसीलिए है क्योंकि इनवर्स में से डोमेन और रेंज के क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए। अब जितने भी फंक्शन आपके दिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपसे अब ज्यादातर पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं डोमेन में और रेंज में। और डोमेन और रेंज का अगर क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब आपको ये वाली टेबल पूरी अच्छे से आनी चाहिए। एक बार इस टेबल का थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो।
अगर हम बात करें, चलो ठीक है, अगर हम बात करें टेबल की, ठीक है, तो टेबल में आपको क्या पता होना चाहिए? अरे यार, ठीक है, अगर हम इस टेबल की बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखो ये क्या कह रहा है। अगर आपका कोई एंगल साइन इनवर्स है, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा? साइन इनवर्स, तो ये उसका डोमेन है और ये उसका कोडोमेन है। और आपको पता है कोडोमेन के ही अंदर क्या बनती है? रेंज। कोडोमेन के ही अंदर आपकी क्या बनती है? रेंज बनती है। इसका मतलब अगर ये आपका एक डोमेन है, तो ये आपकी वैल्यू इधर क्या बन रही होंगी? कोडोमेन और रेंज। यानी साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से +1 तक का। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से +1 तक का। उसी तरीके से यहां आपका इसका रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2 तक। उसी तरीके से कॉस इनवर्स का क्या होता है? -1 से 1 तक होता है और इसकी रेंज क्या होती है? 0 से पाई तक। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स के डोमेन रेंज होते हैं, सेक इनवर्स के डोमेन रेंज होते हैं, टेन इनवर्स का डोमेन और रेंज होता है। टेन इनवर्स का तो डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, ठीक है। इसीलिए देखो, यहां दोनों डोमेन रियल नंबर होने की वजह से इन दोनों पे क्वेश्चन बनाना उतना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप देखोगे कि आपको जनरली जो क्वेश्चन मिलेगा वो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में नहीं मिलेगा। आपको जनरली जो क्वेश्चंस मिलेंगे डोमेन के या रेंज के, वो ज्यादातर किस में मिलते हैं? साइन में, कॉस में, सेक में, कोसेक में। इनमें आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन। बाकी चीजों में या बाकी कह लो, बाकी उसमें बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको कम देखने को मिलते हैं। अगर आपको डोमेन और रेंज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो ज्यादातर ऊपर वाले इन चार में से ही देखने को मिलते हैं, और इन्हीं में से एक क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में आपका आने वाला है। लो जी, कमिंग सून है जी। यहां आपका एक क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में आपको इसी टेबल से मिलने वाला है, और इस एक क्वेश्चन में भी सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं? तो सबसे ज्यादा चांसेस अगर मैं बात करूं असर्शन और रीजन के हैं। और पिछली बार, पिछली साल का अगर आप एग्जाम उठाकर देखो तो पिछले साल का एग्जाम पेपर उठा के देखने को आपको पता चलेगा कि टेबल से 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया है। यही मत मानना एक ही नंबर का रहेगा, मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन आएगा, मैं ये नहीं कह रहा एक नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है, या तो 1 मार्क में पूछ लेता है या फिर कितने में? 2 मार्क्स में पूछ लेता है, और एक क्वेश्चन इसी आपकी टेबल से हर साल बन रहा है। तो अगर टेबल से बन रहा है तो इसका मतलब है आपको टेबल से बनने वाले सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। उसके अंदर की सारी वैल्यूज, उसके अंदर की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो उसके पता होने के लिए आपको इनके क्या याद रखने पड़ेंगे? डोमेन और रेंज। देखो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। हालांकि मैं लॉजिकली भी बता सकता हूं कि साइन की वैल्यू -1 से +1 तक की होती है, कॉस की वैल्यू भी -1 से +1 तक की ही होती है। आपने टेबल पढ़ी हुई है, साइन 45 साइन 30 क्या होता है, तो उसमें आपको पता है ये कहां से कहां तक होते हैं। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। लेकिन बेहतर यही है कि आप इन्हें क्या कर लो? याद। इतने ज्यादा मुश्किल भी नहीं है कि ये आपसे याद नहीं हो सकते, तो इन्हें आप जरूर याद करना। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो फायदा क्या होगा? आपका 1 मार्क का क्वेश्चन यही कंफर्म हो जाएगा। 1 और 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन इनवर्स से आने वाला है उसे आप फोड़ डालोगे, ठीक है। जो भी आएगा आप उसकी एकदम बैंड बजा दोगे। तो चलो जल्दी से चलते हैं और इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से आते हैं और कैसे आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है। तो चलो अ, डु- 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 डु। ठीक है, अगर आपको ये टेबल है, हालांकि एनसीईआरटी में दी हुई है तो आप एनसीईआरटी से ही ले लेना, ठीक है। एनसीईआरटी से ये टेबल आपको मिल जाएगी। बाकी बीच बीच में हम आपको दिखा देंगे अगर आपको जरूरत पड़ी तो। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको दिखा दिया जाएगा कि अगर। चलो जी, अब हम बात करते हैं
किसकी? डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज में मैंने अभी अभी देखा कि किसकी डोमेन क्या होती है और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। अब आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन आता है। एक बार तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही सिंपल पूछ लिया। क्या पूछ लिया? फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। एक बार आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि आपको डोमेन बताना है किसका? किस फंक्शन का? साइन इनवर्स एक्स का। तो यहां मैं आपको बता दूं, साइन इनवर्स एक्स में एंगल कौन है? एक्स। एंगल कौन है? एक्स। और अगर एंगल एक्स है तो आपको टेबल में दिया हुआ है कि ये जो एंगल एक्स है ये -1 से कहां तक लाई करता है? 1 तक। -1 से कहां तक लाई करता है? 1 तक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -1 से 1 तक। यानी साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 तक होता है। तो इस तरीके से आपको, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, सीधा टेबल के ऊपर ही पूछ लिया। टेबल में ये बात दी हुई है कि साइन इनवर्स कहां से कहां तक का होता है? -1 से +1 तक का। अब बात करें अगर आगे, तो क्या है क्वेश्चन में, चेंज करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स 2x। अब यहां मैंने डोमेन में चेंज कर दिया, यहां मैंने क्वेश्चन में क्या कर दिया? थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर यहां मैं बात करूं तो मैंने फंक्शन को क्या कर दिया? साइन इनवर्स 2x। अब साइन इनवर्स 2x के डोमेन की अगर बात की जाए तो साइन इनवर्स 2x में यहां पर जो एंगल है, यहां पर जो साइन इनवर्स 2x में एंगल है वो एंगल क्या है? 2x। वो एंगल क्या है? 2x। और हमें पता है कि साइन इनवर्स का जो भी एंगल होगा, जो भी एंगल होगा वो -1 से 1 के बीच होगा। वो -1 से किसके बीच होगा? -1 से 1 के बीच। हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि साइन इनवर्स का कोई भी एंगल होगा तो वो कहां से कहां होगा? -1 से 1 के बीच होगा। तो यहां साइन इनवर्स का जो एंगल 2x है वो भी -1 से किसके बीच होगा? +1 के बीच होगा। तो अगर वो -1 से +1 के बीच होगा, आप क्या कर सकते हैं? आपको चाहिए x। आपको क्या चाहिए? x। तो x की ही वैल्यू क्योंकि डोमेन होती है, x लाने के लिए आप डिवाइड कर सकते हैं 2 से। सबको डिवाइड कर दो किससे? 2 से। तो सबको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो -1/2 ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 1/2। आपको जो भी एंगल दिया है आप उसे लेकर x की वैल्यू निकाल लो, वही x की वैल्यू आपका डोमेन होती है। तो यानी यहां साइन इनवर्स 2x का डोमेन आपका क्या आ जाएगा? -1/2 से +1/2। और यही क्वेश्चन है जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं और अब इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। पहले इन्हें कुत्ता भी नहीं पूछता था, ठीक है, लेकिन अब कुछ सालों से इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। हालांकि क्या पढ़ के जाने हैं, एक बार बस यहां समझ लो, जितना आप यहां कर लोगे, जितने क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा वो सफिशिएंट है। उससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला। तो आपके यही क्वेश्चन सफिशिएंट हो जाएंगे। बस आप इसे एक बार क्या कर ले, ध्यान से स्टडी कर ले। चलो आ जाओ जी, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ सकता है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स x² - 1। चलो जी, यहां बात कर रहा है कौन से फंक्शन की? कॉस इनवर्स x² - 1। अब मैंने कहा कॉस का कोई भी एंगल है तो टेबल में जाके देख लेना, जो भी कॉस का एंगल है वो लाई करता है -1 से 1 के बीच में। यानी कॉस इनवर्स का जो भी एंगल होगा उसका जो डोमेन है वो लाई करता है -1 से किसके बीच? +1 के बीच। इसका मतलब अगर यहां कॉस इनवर्स के अंदर x² - 1 है तो वो x² - 1 कहां लाई करता होगा? वो x² - 1 लाई करता होगा -1 से किसके बीच में? +1 के बीच में। अब इससे हमें x की वैल्यू चाहिए, यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x। और वही x की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू आपकी डोमेन होती है और cos इनवर्स का जो भी वैल्यू है वो लाई करती है -1 से किसके बीच? +1।
अब यहां आप एक्स एक्स लाने के लिए ऐड कर लो सब में 1, ऐड 1 ऑन ऑल साइड्स, सारी साइड्स में क्या जोड़ लो, 1 जोड़ लो। तो 1 जोड़ेंगे तो -1 + 1 0 एक्स स्क्वायर, 1 इसीलिए जोड़ा ताकि ये -1 हट जाए, तो -1 + 1 ये हट जाएगा, और उधर 1 + 1 करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अंडर रूट कर सकते हैं सबका, ठीक है, तो हम सबका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट। अगर यहां पे आके सबका स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है, यहां पे आके वैल्यू का स्क्वायर रूट करते हैं, तो स्क्वायर रूट किसका हो जाएगा, जीरो का हो जाएगा, ये एक्स बचेगा, और यहां क्या हो जाएगा, √2। √0 क्या होता है, 0। तो मेरे यहाँ पे x की वैल्यू जो आ रही है वो 0 से क्या आ रही है, √2 आ रही है। 0 से कितनी आ रही है, √2। तो यहाँ पे डोमेन जो है, यानी डोमेन इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, 0 से √2 हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हैं, किसी भी फंक्शन के डोमेन की स्टडी कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब अगर बात करें और क्वेश्चन क्या दे सकता है, और क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब अगर यहां देखें, साइन इनवर्स √x-1, अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, क्या, साइन इनवर्स √x-1, अगर आपको कहीं भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो समझ लो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि यहां अगर हम बात करें, ठीक है, तो रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में साइन के अंदर जो भी एंगल है वो -1 से कहां तक जाता है, 1 तक जाता है। -1 से कहां तक जाता है, 1 तक। लेकिन अगर आप फंक्शन को देखो साइन इनवर्स के अंदर वाले को, तो यहां अंडर रूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंडर रूट। और अगर यहां अंडर रूट बना होगा, तो अंडर रूट किसी भी नेगेटिव टर्म से बनना पॉसिबल नहीं है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म इमेजिनरी हो जाती है, और इमेजिनरी यहां पे आंसर नहीं होते। इसीलिए अगर आपको कहीं भी देखने को मिले अंडर रूट, तो अंडर रूट देखने का मतलब है कि वो जो फंक्शन है वो माइनस से स्टार्ट नहीं हो सकता। आपके अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव ही हो सकती हैं। इसीलिए यहां साइन इनवर्स अपने डोमेन को बदल लेता है। अंडर रूट आने की वजह से साइन इनवर्स अपने डोमेन को कहां से स्टार्ट करता है, 0 से, क्योंकि अंडर रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स होती हैं। तो साइन इनवर्स अपनी नेगेटिव टर्म्स को हटा देता है, और नेगेटिव टर्म्स को हटाने के बाद सिर्फ किन पे फोकस करता है, पॉजिटिव टर्म्स में। तो पॉजिटिव टर्म्स में फोकस करता है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कह लो या ऑल साइड्स कह लो, सारी साइड पे करनी है, 0 का स्क्वायर 0, यहां पे आपका x-1 आ जाएगा, और यहां 1 का स्क्वायर 1, ऐड कर लो 1 को, ऐड 1 ऑन ऑल साइड्स, सारी साइड्स में किसको जोड़ दो, 1 को। तो अगर हर साइड में 1 को जोड़ दोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो यहां से पता चलता है कि आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेके 2 तक आ जाएगी। यानी आपकी जो भी x की वैल्यू है वो कहां से कहां लाई करेगी, जो आपका डोमेन है वो कहां से कहां होगा, आपका डोमेन हो जाएगा 1 से लेके 2 तक। इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन के डोमेन के बारे में बता सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन सारे तरीके सिखाने हैं, तो ये वाला लास्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर यहां बात करते हैं हम, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन सेक इनवर्स x-1। अगर हम बात करें सेक इनवर्स x-1 की, तो अगर मैं बात करूं सेक इनवर्स -1 की, तो सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होती है रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 तक, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 तक। यानी -1 से 1 के बीच का कोई भी आंसर इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, यानी -1 से 1 के बीच में नहीं आ सकता, बाकी कोई भी आंसर इसमें हो सकता है। तो यानी अगर इसी बात को मैं एक्सपेंड करके लिखूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पे जो भी आंसर होगा, जो भी आपकी x की वैल्यू होती है जैसे, ठीक है, वो लेस देन होगी -1 से, क्योंकि भाई -1 से तो इधर के सारे आंसर आ सकते हैं,
ठीक है भाई, आप एक चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। चलो आ जाओ, यहां ध्यान। ये हुआ माइनस इंफिनिटी, ये हुआ प्लस इंफिनिटी। अब ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी का मतलब है पूरा रियल नंबर, तो यही कह रहा है पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन उसने कह दिया एक्सेप्ट -1 से +1 तक, यानी इसमें -1 से जो +1 तक का हिस्सा है, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला हिस्सा आंसर नहीं हो सकता। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पे 1 से छोटा सारा हो सकता है, 1 से बड़ा भी सारा आंसर हो सकता है, बस सेक इनवर्स में कौन आंसर नहीं हो सकता, -1 से 1 के बीच में आंसर नहीं हो सकता। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि x की वैल्यू भैया -1 से छोटी भी हो सकती है, ठीक है, -1 पे ओपन ब्रैकेट है तो यहां पे इक्वल्स आ जाएगा, और यहां पे -1 से 1 से बड़ी भी हो सकती है, यानी -1 से छोटी हो सकती है और 1 से बड़ी हो सकती है, बस -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती। तो -1 से छोटी भी सारी हो सकती है और 1 से बड़ी भी सारी हो सकती है, यानी ये दोनों हो सकते हैं, बस कौन नहीं हो सकता, -1 और +1, -1 से +1 के बीच का कोई भी वैल्यू आंसर नहीं हो सकता। तो अगर आप इतनी बात समझ गए, तो वहां जो सेक इनवर्स x-1 दे रखा था, तो एक बार उसको इसके साथ लेंगे और एक बार उसको इसके साथ, वहां नहीं, ऐसे नहीं लेना है, यहां पे तो आपको समझ में भी नहीं आने का। तो यहां एक बार क्या लेना, -1 से छोटा लेना है और एक बार 1 से बड़ा। तो x-1 को मैं क्या ले लेता हूं, एक बार -1 से छोटा, और x-1 को एक बार 1 या 1 से बड़ा। सॉरी, माफ करना। ठीक है, तो अगर बात करें तो -1 से छोटा हो सकता है या 1 से बड़ा, तो -1 से छोटा हो सकता है तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन 0, लेस देन इक्वल्स टू 0। अब -1 है उधर जाके +2 हो जाएगा, -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा तो वो 2 हो जाएगा, तो यानी x की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है और 2 से बड़ी हो सकती है, यानी यहां x की वैल्यू ऐसी है जो 0 से छोटी रहेगी और 2 से बड़ी। ये आपका इस वाले क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा, कि यहां पे हमारा डोमेन एग्जिस्ट कर रहा है 0 से छोटा और 2 से बड़ा। इस तरीके से आपके डोमेन के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपका सारा का सारा इसी के अंदर हो जाएगा, इसी के अंदर कवर अप हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहते हैं तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये इनफ है, ठीक है, इतनी कहानी इनफ है। तो यहां हमने कहानी पढ़ ली ग्राफ और डोमेन दो की। अब बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब आपकी नेक्स्ट चीज जो एग्जाम में आती है और एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, नेक्स्ट टॉपिक एक्ट प्रिंसिपल वैल्यूज। सबसे ज्यादा फिर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रिंसिपल वैल्यूज, और प्रिंसिपल वैल्यूज पर भी एक से लेके 2 नंबर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू पे 1 से लेके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यानी 1 से लेके 2 नंबर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लड़ाई चल रही है, या तो क्वेश्चन डोमेन का लगेगा, सॉरी, या तो क्वेश्चन डोमेन का लगेगा, या आपका क्वेश्चन किस चीज का लगने वाला है, प्रिंसिपल वैल्यू का। तो अब जिसका भी लगेगा आपको दोनों को फोड़ कर आना है, दोनों क्वेश्चंस में करके आने हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में से जो भी आता है वो आपको अटेम्प्ट करना है, और हमें 100% भरोसा है कि आप एक बार इसे पढ़ने के बाद दोनों तरीकों को आराम से कर सकते हैं। एक आपने सीख ही लिया और एक हम आपको अब बताने जा रहे हैं। चलो, अगर हम बात करें प्रिंसिपल वैल्यू की, तो प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है, तो एक्चुअल में प्रिंसिपल वैल्यू होती है किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू। ये पता लगाना कि ऐसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब बन सकता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका कब पॉसिबल है, ये पता लगाना आपका कहलाता है इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू। ये पता लगाना ही आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2 की, मैं नॉर्मल बात करता हूं कि एक आपको फंक्शन दिया है y, और वो क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/√2। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के ना दो तरीके हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के कितने तरीके हैं, दो। अब एक तो ये क्या हो सकता है
कि मैं ये पता लगा लूं बाहर मेरा कौन सा फंक्शन है, साइन इनवर्स। अगर बाहर मेरा फंक्शन साइन इनवर्स है तो मैं ये पता लगा लूं कि ये 1/√2 साइन 1/√2 कब होता है, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो मैं ये पता कर सकता हूं कि अंदर साइन 1/√2 कब होता है। तो एक तरीका तो ये है कि मैंने पता करा कि जी भैया साइन इनवर्स बाहर है, तो साइन इनवर्स बाहर है तो 1/√2 साइन की वैल्यू कब होती है, तो जी हमें पता चला साइन की वैल्यू 1/√2 होती है साइन π/4 पे 45 पे। अब क्या होता है, सेम इनवर्स और सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में कैंसिल हो जाते हैं या कह लो कंपेयर हो जाते हैं, कैंसिल तो रियलिटी में नहीं होते। ठीक है, तो आप एक तरीके से यही मान सकते हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर ये दोनों सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करके क्या वैल्यू बनती है, π/4। यानी यहां से हमें ये पता चलता है प्रिंसिपल वैल्यू से कि किस एंगल पे आपका साइन इनवर्स 1/√2 रहेगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 रहेगा जब आपका एंगल कितना होगा, π/4। अब इसका एक अल्टरनेट मेथड क्या है, एक अल्टरनेट आप ये समझ सकते हो कि y इक्वल्स टू हमसे क्या कह रहा था जी, हमसे कह रहा था साइन इनवर्स 1/√2 की। तो अगर हमसे साइन इनवर्स 1/√2 की कह रहा था तो हमने अल्टरनेटली ये समझने की कोशिश की कि इनवर्स फंक्शन है तो इधर आके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन है एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इनवर्स हो जाता है और इनवर्स है तो वो वापस से ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाता है। तो मैं समझ सकता हूं कि साइन इधर आएगा और साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल्स टू 1/√2। अब आपको सोचना है कि साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, तो आपको पता है साइन की वैल्यू 1/√2 होती है कब, साइन π/4 पे। साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, साइन π/4 पे। साइन से साइन कट जाएगा तो यहां से y की वैल्यू यानी कंपेयर हो जाएगा, तो यहां से y की कंपेयर होने के बाद y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। अब देखो तो दोनों ही तरीके आपके ठीक है, ठीक है, आप प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बेहतर मानता हूं कि आप उसे ना सोचें, आप यही सोचें कि बाहर अगर इनवर्स है तो मैं अंदर किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इसे बना सकता हूं, यानी साइन की किस वैल्यू पे मैं इस फंक्शन को या इस वैल्यू को बना सकता हूं। तो यही सोचें आप, मेरा मानना यही है कि आपको इसी तरीके से करना चाहिए। चलिएगा, अब अगर आगे बढ़े, ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल ये हो सकता है y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/2। क्या हो सकता है कि आप ये पता करें cos इनवर्स 1/2 कब होता है। तो अगर हम बात करें cos इनवर्स 1/2 कब होता है, तो cos इनवर्स 1/2 cos की किस वैल्यू पे होता है, तो हमें पता चला ये जी cos की 60 डिग्री पे होता है। cos 60 डिग्री का मतलब है π/3। अब सेम और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में ये सेम है, ठीक है, तो आंसर आपका क्या बच जाएगा, π/3। इस तरीके से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी आपसे क्वेश्चन दिया जाए आप उसकी आसानी से प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको दे दिया सेक इनवर्स 2/√3। अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सी वैल्यू कितने पे बनती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मेरा तो यही है कि आपको टेबल तो कम से कम आनी ही चाहिए, 10th क्लास से पढ़ रहे हो यार, अब तो शर्म करो, अब तो आ जानी चाहिए कम से कम। चलो, अगर सेक इनवर्स की बात करें तो आपको देखना है कि सेक इनवर्स 2/√3 कब होता है, तो सेक इनवर्स 2/√3 होता है 30 डिग्री पर। सेक इनवर्स 2/√3 का सेक की वैल्यू 2/√3 कब होती है, 30 डिग्री पर, यानी 2/√3 जो है वो सेक 30 डिग्री की वैल्यू है। तो सेक 30 डिग्री की है तो सेक 2/√3 की जगह मैंने सेक 30 डिग्री लिख लिया। क्यों, क्योंकि मुझे पता चला कि ये दोनों वैल्यू होती है, सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी आपकी, π/6, यानी आपकी आंसर क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। अब इतना ही मत समझना, हाँ इतना समझे थे क्या, अभी हम बहुत है, समझो। अब बातों को अगर इतनी क्लियर हुई तो चलो थोड़ी सी बातों को आगे लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मैं आपको या तो एक फॉर्मूलेज है कुछ बता दूं, चलो अब मैं करना ही क्या है बता ही देते हैं आखिर। अब कुछ फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से, देखो यार, आप ट्रिग्नोमेट्री करो और फॉर्मूले ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या, है। तो ट्रिग्नोमेट्री है तो फॉर्मूले होने तो बनते ही बनते हैं, तो आ जाओ कुछ फॉर्मूले ध्यान से देख लो जरा, कि अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर एंगल नेगेटिव है
तो साइन इनवर्स का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है। यानी साइन इनवर्स के अंदर अगर एंगल में माइनस है तो वो माइनस कहां जाता है, बाहर। अगर साइन इनवर्स के बाद आता है टेन इनवर्स, अगर टेन इनवर्स के अंदर भी माइनस है तो टेन इनवर्स का माइनस भी कहां आ जाता है, बाहर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है कॉसेक इनवर्स, अगर कॉसेक इनवर्स के अंदर भी माइनस है तो उसका माइनस भी कहां जाता है, बाहर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है कॉस इनवर्स, कॉस के अंदर अगर माइनस है तो वो बाहर नहीं आता, वो पाई माइनस हो जाता है पूरा। वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, पाई माइनस हो जाता है। उसी के अंदर कॉस के बाद अगर सेक इनवर्स के अंदर माइनस आता है तो ये भी पाई माइनस हो जाता है पूरा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। और ऐसे ही अगर कॉट के अंदर आ जाता है तो ये पाई माइनस हो जाता है। तो बात को अगर यहां समझे ध्यान से, तो तीन फॉर्मूले ऐसे हैं जिनके इनवर्स के अंदर माइनस अगर आ जाता है तो उनमें से माइनस कहां जाता है, बाहर। और वही तीन फंक्शन तीन आपके फॉर्मूले ऐसे हैं जिसके सॉरी, जिनके अंदर अगर माइनस आ जाता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, पाई माइनस हो जाती है। वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाते हैं, पाई माइनस हो जाते हैं। तो इतनी बात समझने के बाद कि ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाते हैं, पाई माइनस हो जाते हैं। तो चलो इसके ऊपर एक दो एग्जांपल लेके देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स को समझ लेते हैं कि आखिर मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, क्या मैं कहना चाहता हूं। चलो, हाँ, चलो जी। तो अगर इसकी बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे प्रिंसिपल वैल्यू के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। साइन इनवर्स माइनस, साइन इनवर्स माइनस वन, चलो वन लेंगे। साइन इनवर्स के अंदर क्या ले लिया मैंने, माइनस का वन। तो अगर मैंने साइन इनवर्स के अंदर माइनस का वन ले लिया तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस है तो माइनस कहां जाता है, बाहर आ जाता है। तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये बचेगा आपका साइन इनवर्स वन। अब आपको सोचना है कि साइन इनवर्स वन कब होता है। तो साइन इनवर्स वन जो होता है वो साइन 90 डिग्री पे होता है। साइन 90 डिग्री पे साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो यहां पे आंसर हो जाएगा माइनस के, क्या हो जाएगा, माइनस के पाई बाई टू। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, माइनस के पाई बाई टू। इसी तरीके से अगर हम और क्वेश्चन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्वेश्चन ले लें, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। यहां पे हमने क्वेश्चन ले लिया कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। तो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया है कि कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो कॉस इनवर्स आप माइनस को बाहर नहीं छोड़ता, कॉस इनवर्स माइनस को बाहर छोड़ने की बजाय पूरे क्वेश्चन को पाई माइनस कॉस इनवर्स में कर देता है, पूरे क्वेश्चन को किस में कर देता है, पाई माइनस में। ठीक है, तो पाई माइनस में हो जाएगा और माइनस वहां से हट जाएगा। तो माइनस हट गया तो मैं अब उसे सॉल्व कर सकता हूं, मैं उसे सॉल्व कर सकता हूं कॉस इनवर्स। अब मुझे सोचना है वन बाई टू कब होता है, 60 डिग्री पे होता है, यानी पाई बाई थ्री पे होता है। कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा तो पाई माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगा, और पाई माइनस पाई बाई थ्री को सॉल्व करोगे तो टू पाई बाई थ्री, और ये टू पाई बाई थ्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी इस तरीके से नेगेटिव का भी ध्यान आपको रखना है। तो मैंने यहां से आपको यह भी क्लियर कर दिया कि प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर अगर नेगेटिव रहेगा तो आपको उस नेगेटिव वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, उनसे कैसे डील करना है। अब कई बार क्या होता है, कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक साथ दे देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं तो मैं क्या कहना चाहता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं जैसे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सपोज आपको एक साथ दे दिए, ठीक है, बहुत सारे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप उठा लो, वो अगर आपको एक साथ दे दिए तो आप उनकी कैसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप उनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यही आपको इसमें आना चाहिए। जैसे आपको दिया साइन इनवर्स वन बाई टू प्लस थ्री कॉस इनवर्स वन बाई टू। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो यहां आपको दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ दे दिए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है तो अब भी प्रिंसिपल वैल्यू का ही। तो अगर आपका अब भी क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू का ही है तो आपको पता करना है कि साइन इनवर्स वन बाई टू कब होता है। तो साइन की वैल्यू वन बाई टू होती है साइन 30 डिग्री पर, यानी पाई बाई सिक्स पर।
किस पर होती है, π/6 पर, +3 कॉस इनवर्स। अब आपको पता करना है कॉस 1/2 कब होता है, तो कॉस 1/2 होता है आपका 60 डिग्री पर, यानी π/3 पर। अब यह साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो साइन इनवर्स से साइन कटने के बाद वैल्यू क्या आएगी, π/6 आएगी, +3। यहां कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ वैल्यू π/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/6 प्लस पाई हो जाएगा। आप इन्हें ऐड करोगे तो यहां बनेगा 7π/6। यही आपका आंसर होगा, यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी 7π/6। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आने चाहिए कि अगर एक साथ दो तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिए जाए तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे और आप उनसे कैसे डील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये हो सकता है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स √3/2, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स -1। इस तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है तो आपको सोचना है कि साइन इनवर्स √3/2 कब होता है। तो अगर मैं बताऊं तो साइन इनवर्स साइन √3/2 होता है साइन आपका 60 डिग्री पर, और साइन 60 डिग्री का मतलब होता है π/3 पर। कॉस के अंदर माइनस है, अब अगर कॉस के अंदर माइनस है तो कॉस के अंदर से माइनस तो बाहर आता है नहीं, आता तो है लेकिन जिस तरीके से आता है उसको कहते हैं पाई माइनस से। कैसे बाहर आता है, पाई माइनस से, तो ये पाई माइनस हो जाएगा। अब टेन के अंदर अगर माइनस है तो वो सिंपल अपना प्यार से बाहर आ जाता है, तो ये प्यार से बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1। अब यहाँ पे आपको ये सारे देख लेने हैं, ये कट जाएगा तो ये π/3 हो जाएगा, प्लस पाई हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स 1/2, कॉस 1/2 कितने पे होता है आपका, π/3 पे ही होता है, ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2 π/3 पे, और tan इनवर्स 1 होता है π/4 पे। अब प्लस के π/3 से माइनस के π/3 कट जाएंगे, पाई माइनस π/4 को आप सोल्व करोगे एलसीएम लेके, तो ये क्या बनेगा, 3π/4। क्या बन जाएगा ये, 3π/4। इस तरीके से आपको मिक्स प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको यहां मैंने प्रिंसिपल वैल्यू की भी बात खत्म कर दी कि प्रिंसिपल वैल्यू के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बात रही प्रिंसिपल वैल्यू की। अब यहां बात अगर इतनी आपको क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें अगर आपको क्लियर है, तो यहां हमने जो चीजें पढ़ ली वो हमने डोमेन के बारे में पढ़ लिया, ग्राफ के बारे में पढ़ लिया, और साथ ही साथ प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में भी पढ़ लिया। अब अगर इतनी चीजें क्लियर है तो बताओ आगे बढ़े, ठीक है। अगर खिलाड़ियों इतनी चीजें क्लियर हैं तो जल्दी से बताओ, अगर आपको इतनी चीजें क्लियर है तो हम जल्दी से कहां बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और आपने आगे आने वाले टॉपिक्स को कवर करते हैं, और कवर करके इस चैप्टर को क्या करते हैं, खत्म। इस चैप्टर का क्या करते हैं, दी एंड करते हैं। तो बताओ इतनी चीजें क्लियर है, हाँ भाई, इतनी चीजें क्लियर है। तो अगर इतनी चीजें क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अपना स्टार्ट करते हैं आगे की चीजें। प्रिंसिपल वैल्यू के बाद है क्या, अब यहां एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू की मिक्सिंग। डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू की मिक्सिंग कैसे, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं जी भैया, एक ये क्वेश्चन भी बहुत चल रहे हैं, डोमेन किससे, प्रिंसिपल वैल्यू के साथ। क्या कहना चाहता हूं मैं इससे, मैं कहना चाहता हूं क्वेश्चन तो प्रिंसिपल वैल्यू का ही है, लेकिन बीच में क्या टंगड़ी अड़ा रहा, डोमेन। ये डोमेन है जो ससुरा बीच में क्या अड़ा रहा है, टंगड़ी अड़ा रहा है, आपके सिंपल क्वेश्चनों को सिंपल नहीं रहने देना चाहता, आपके क्वेश्चनों को ट्रिकी बनाने पे लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है भैया जी पीछे, कि आपको इजीली कोई भी चीज ना मिले। तो पलक टूट गया, विश मांगनी है, चलो। अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं आपका ऐसे हो जाए, साइन इनवर्स साइन
4 पाई बाई 3। अब आपको पता है, मैंने यहाँ पे आपको एक सिंपल सी चीज पढ़ाई कि अगर कोई इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और वही सेम आपका फंक्शन है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शन दोनों सेम है, आप उन दोनों को काट सकते हो। यही तो मैंने आपको पढ़ाया कि यहाँ पे अगर इनवर्स का फंक्शन और आपका अंदर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है तो आप उसे काट के आंसर लिख सकते हो। लेकिन इन वाले क्वेश्चनों में यही चीज गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जी भैया, हम आपका जो ये एंगल है, आपका ये जो भी एंगल है, ठीक है, साइन इनवर्स, इसका जो डोमेन होता है ना, इसका डोमेन होता है माइनस रेंज, इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2 तक की। कहां की होती है? -π/2 से +π/2। यानी अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है तो साइन इनवर्स अपना काम कर लेगा, अगर इसके अंदर वैल्यू नहीं है तो साइन इनवर्स अपना काम नहीं कर सकता। और जो 4π/3 है वो वैल्यू π/2 से बड़ी है, यहां कहीं π/2 से आगे जाके आपको क्या मिलेगी? 4π/3 मिलेगी। तो जो वैल्यू 4π/3 है एक्चुअल में वो π/2 से क्या हो गई? बड़ी। तो अगर π/2 से बड़ी हो गई तो हमारा साइन इनवर्स फंक्शन तो यहां काम कर सकता है, यहां आपका साइन इनवर्स फंक्शन वर्क कर सकता है, लेकिन साइन इनवर्स फंक्शन वहां वर्क नहीं कर सकता। यानी हुआ क्या कि जो साइन इनवर्स काम कर सकता था वो उसकी औकात से बाहर हो गया, वो वाला काम जो दिया है वो उसकी औकात से कहां हो गया? बाहर। तो हमें कुछ इस तरीके से काम करना है कि पहले इसे ठोक पीट के इसकी औकात में लाओ, ठीक है, पहले इसे सही से मार कुटाई करके, ठीक है, इसकी मार कुटाई लगा के अच्छे से इसे पीट पाट के पहले इसे किस में लाओ? इसकी औकात में, और इसकी औकात में लाके इसे सॉल्व करो। तो कहने का मतलब है कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी बहुत दिए जा रहे हैं जो आपकी रेंज से कहां चले जाते हैं? बाहर। तो उसे पहले रेंज में लेके आओ अपनी में, ठीक है। तो जरा इसकी खटिया खड़ी करो। अब खटिया खड़ी करने के लिए आपको इसके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी यहां ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो दिया हुआ है आपको 4π/3, आपको उसे लिखना पड़ेगा साइन पाई प्लस π/3, क्योंकि अगर आप वापस से एलसीएम लेके देखोगे तो वापस क्या बन जाएगा? 4π/3। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं आता कि पाई प्लस π/3 टूटा कैसे। अरे सबर करो, सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप ना 3 का टेबल पढ़ो, आपको 3 से किसको डिवाइड करना है? 4 को डिवाइड करना है ना। तो जब आपको 3 से 4 को डिवाइड करना है तो आप 3 का टेबल पढ़ो जिससे आप नियरेस्ट पहुंच जाओ 4 के। तो मैंने पढ़ा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3, ये रहा 1, तो 1 पाई। एक बार में डिवाइड कर पा रहा हूं तो 1 पाई प्लस 4 पहुंचने के लिए 3 1 जा 3 तो पहुंचा, 4 पहुंचने के लिए मुझे एक और प्लस करना पड़ेगा, +1 और करना पड़ेगा। तो एक बार तो मैं कंप्लीट डिवाइड कर पा रहा हूं +1, और उसे अभी किससे डिवाइड करना बाकी है? 3 से। मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि आपको 3 से किससे डिवाइड करना है? 4 को। जब आप 3 से 4 को डिवाइड करने जाओगे तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अब आपको पता है ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका, तो ये वैल्यू पहले लिख दो, प्लस ये बचा हुआ है तो ये वैल्यू बाद में लिखो पाई लगा के, और इससे डिवाइड होना अभी बाकी है। तो यानी 4/3 को आप कैसे तोड़ सकते हो? 4/3 को 1/1, ये वाला 1 प्लस फिर ये वाला 1 अपॉन में ये वाला 3, ऐसे तोड़ा जा सकता है। एलसीएम लेके देख लो, वापस से 4/3 ही बनता है। तो मतलब 4/3 को कुछ ऐसे तोड़ा जा सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन हम आपको लेके बता देंगे, ऐसे टेंशन ना लो। तो अगर हम बात करें तो पाई प्लस π/3। अब साइन 180, अब 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज होता नहीं है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता तो साइन इनवर्स के बाद ये साइन ही रहेगा, एंगल भी चेंज नहीं होता। बस आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है। 180 में कुछ ऐड करा, 180 में कुछ ऐड करा। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप 180 में कुछ ऐड करते हो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो। ऐड शुगर टू कॉफी, ये रहा आपका 180। 180 से कुछ ऐड करते हो तो कौन से क्वाड्रेंट पे चले जाते हो? थर्ड। और थर्ड किसका घर है? 10 का। तो अगर वो 10 का घर है, ठीक है, अगर वो 10 का घर है और हम देख किसको रहे हैं? साइन को, तो इसका मतलब है साइन किसी और के घर में चला गया, और किसी और के घर में चला गया, इसीलिए यहाँ पे इसका कैसा साइन आएगा? माइनस का। लेकिन वो तो भला मानुस हो साइन इनवर्स का, ताकि साइन, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर कोई माइनस होता है तो वो माइनस कहा जाता है? बाहर। तो साइन इनवर्स माइनस को कहां निकाल देगा?
बाहर निकाल देगा, ये साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। तो पाई बाई 3 क्योंकि औकात की वैल्यू है, तो साइन इनवर्स से कौन कट जाएगा, साइन। तो यहां साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, और ऐसे करके आपकी बनेगी वैल्यू माइनस के पाई बाई 3। इस तरीके के सवाल अब अब कुछ टाइम से आपको दिए जा रहे हैं। कुछ टाइम से इस तरीके के क्वेश्चन बहुत दिए जा रहे हैं कि अगर आपका कोई एंगल औकात से बाहर चला गया है, ठीक है, तो कैसे उसे तोड़कर, ब्रेक कर कर उसकी औकात में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इस तरीके के क्वेश्चन छोड़ने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एग्जाम्पल लेके इनको क्या कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है, ताकि हम इस तरीके के क्वेश्चन को बिल्कुल भी पेपर में ना छोड़ें। तो इस तरीके की, चलो तो आगे बात करते हैं, क्या हो सकता है जी। हो सकता है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 नहीं लेते, चलो, क्योंकि मुझे आपको थोड़ी सी चीजें और सिखानी है। तो 3 पाई बाई 4 नहीं लेकर क्या ले लेते हैं, 7 पाई बाई 4। अब 7 पाई बाई 4 को देख के ही पता चल रहा है कि 7 पाई बाई 4 बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो 7 पाई बाई 4 को सामने से देखकर ही, डायरेक्ट देखकर ही पता चल रहा है कि 7 पाई बाई 4 बहुत बड़ी वैल्यू है। आप 4 का टेबल पढ़ो, लगभग जितना आप 8 के नियरेस्ट पहुंच जाओ, 7 के, आप 7 के क्या पहुंच जाओ, नियरेस्ट। इसे ब्रेक करने का तरीका है कि 4 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि आप 7 के क्या पहुंच जाओ, नियरेस्ट। तो अगर आप 4 का टेबल ऐसे पढ़ते हो कि आप 7 के नियरेस्ट पहुंच जाओ, तो आप 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ सकते हो। 4 का टेबल कितनी बार पढ़ सकते हो, 2 बार। तो 4 का टेबल 2 बार पढ़ने का मतलब है आपने 2 पाई कंफर्म कर दिया। लेकिन 4 का टेबल 2 बार पढ़ के आप कहां पहुंच गए, 8। आपको तो एक कम आना है, 7 चाहिए आपको, एक कम कर दो, और अभी 4 बचा हुआ है, 4 तो जिंदा है। ऐसे आप उसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो आप ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो आपने 11th में पढ़ा है एड शुगर टू कॉफी। अब यहां 180 डिग्री होता है और यहां होता है 2 पाई 360 डिग्री। तो इस बार हम साइन के कहां पे खड़े हैं, 2 पाई पे। 2 पाई में से कुछ कम कर रहे हैं, तो 2 पाई में से कुछ कम होगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ। और फोर्थ किसका घर है, कॉस का। तो मतलब साइन का घर तो है नहीं, साइन का घर नहीं है, तो साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और 2 पाई पे साइन ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं करता, तो साइन ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं करता, तो मतलब साइन ही रहेगा, पाई बाई 4 ही रहेगा, सब चीजें सही रहेंगी। लेकिन कैसे रहेंगे, माइनस के। क्यों, क्योंकि ये किसके घर में चले गए, कॉस के घर में। तो कॉस के घर में जाने के लिए माइनस के हो जाएंगे। माइनस कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। माइनस कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहां अगर इसे कट, साइन इनवर्स से साइन को काटे, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, माइनस के पाई बाई 4। आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के पाई बाई 4। इस तरीके से आपको किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दिया जा सकता है। अगर हम बात करें सिर्फ साइन की ही नहीं, जरूरी नहीं है क्वेश्चन सिर्फ साइन का ही होगा। आ जाओ, असली खेल खेल तो कॉस रचता है। कॉस इनवर्स कॉस 9 पाई बाई 4। चलो जी, यहां पे कॉस इनवर्स कॉस क्या हो गया, 9 पाई बाई 4। अब कॉस इनवर्स कॉस 9 पाई बाई 4 की अगर मैं बात करूं, तो यहां 9 पाई बाई 4 का क्या है कि 9 पाई बाई 4 को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने का तरीका क्या है कि आपको टेबल पढ़ना है। तो आप कॉस का टेबल 2 बार पढ़ लो, 4 2 जा 8। 2 बार पढ़ के 8 पहुंच गए, हमें 9 जाना है, तो एक और प्लस करना है और पाई बाई 4 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें एड शुगर टू कॉफी की, जहां पे आपका 2 पाई है, 2 पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबका घर है, ऑल। ऑल यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का घर है, तो इसका मतलब वो कॉस का भी घर होगा। अब अपने घर में जाने में कैसी पॉजिटिव, कैसा नेगेटिव, तो यहाँ पे कॉस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, 2 पाई पे चेंज नहीं होता, एंगल एंगल रहेगा। कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बच जाएगी, पाई बाई 4। यानी यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी आपकी, पाई बाई 4। इस तरीके से आप उसके क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, इस तरीके से आप उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है, ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेके फिर खत्म करते हैं। हाँ, ज्यादा देर चलाना ठीक नहीं है। चलो जी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 13 पाई बाई 4 है। अगर 13 पाई बाई 4 है तो हमें इसे तोड़ना है। कोस को कितनी बार तोड़ो, 3। 4 तिया 12, 4 का टेबल ऐसा जो 13 के पास पहुंच जाए, तो 4 तिया 12, तो 3 बार तो आपने पूरा पढ़ के 12 पहुंच गए। अभी आपको एक और जाना है, तो एक और जाने के लिए पाई बाई 4। अब अगर मैं बात करूं ऐड शुगर टू कॉफी की, तो ये जीरो होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है फिर से, और ये फिर से राउंड घूम के कितना हो जाता है, 3 पाई। तो 3 पाई का मतलब है यहाँ है 3 पाई में कुछ ऐड हो रहा है, ऐड होके कौन से घर में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, 10 का। तो थर्ड क्वाड्रेंट आपके कॉस का घर नहीं है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट कॉस का घर नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और एंगल तो चेंज होता ही नहीं है, तो पाई बाई 4 रहेगा। लेकिन कॉस इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है, तो हमें उसे हटाने के लिए पाई माइनस करना पड़ता है। तो ये बात याद रखना, कॉस इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है, तो उसे हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई माइनस। तो पाई माइनस किया, कॉस इनवर्स से अब कॉस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। और पाई माइनस पाई बाई 4 को आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इनके कह सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चंस को, इन तरीके के क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो अगर इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, तो एक बार रिवीजन लगा लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया यार। चलो, अगर अब तक देखें, तो अब तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। हमने स्टार्ट किया ग्राफ से, ठीक है, ग्राफ पढ़ने के बाद हमने बताया कि साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बन जाएगा। साइन इनवर्स के ग्राफ के बाद हमने आपको डोमेन और रेंज बताए। डोमेन रेंज के बाद, डोमेन रेंज के मैंने आपको क्वेश्चन बताए, किस तरीके से आप डोमेन रेंज को फाइंड कर सकते हैं। फिर प्रिंसिपल वैल्यू पे आए, प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस किए हमने। प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन करने के बाद अभी हमने डोमेन और प्रिंसिपल के मिक्स क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, किस तरीके से इन मिक्स क्वेश्चंस को करते हैं, और इनको डील करते हुए अब हम यहां तक आ गए। तो यानी इतनी चीजें अभी तक हमने पढ़ ली। अगर इतनी चीजें अभी तक हमने पढ़ ली, तो आइए, एक फॉर्मूला है इसके बाद, क्या है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो होता है ना, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - XY। और ये जब होता है, जब एक्स और वाई की मल्टीप्लाई जो होती है वो लेस देन 1 होती है। एक्स और वाई की जो मल्टीप्लाई होती है वो यहाँ पे क्या होती है, लेस देन 1। जब एक्स और वाई की मल्टीप्लाई लेस देन 1 होती है, तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बात, इतनी बातें क्लियर है। तो अगर इतनी बातें क्लियर है, तो यहां हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा, और इस क्वेश्चन पे, इस फॉर्मूले पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला भी आपके बोर्ड के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस पर भी आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस फॉर्मूले पर भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके बने हुए हैं। तो अगर हम बात करें इस वाले फॉर्मूले की, तो हम देखें इस वाले फॉर्मूले के क्वेश्चंस कैसे बने आते हैं, ठीक है, कैसे बने हुए होते हैं और कैसे आते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। अगर हम यहां बात करें, तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो अगर दो टेन इनवर्स आपस में ऐड करने को आ जाते हैं, तब हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला लगा के, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगा के हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - x इंटू वाई। तो मैंने ऊपर से फॉर्मूला लगा लिया कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को इकट्ठा करके कैसे लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 -
एक्स वाई। तो मैंने इन्हें भी ऐसे ही लिख लिया, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो अगर इस तरीके से इन्हें लिखा जा सकता है तो टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री, आप एलसीएम लेंगे सिक्स, तो ये फाइव बाई सिक्स बनेगा। थ्री टू जा सिक्स, यहां से घटाएंगे, सिक्स माइनस वन, ये भी फाइव बाई सिक्स बनेगा। ठीक है, ऊपर भी आपका फाइव बाई सिक्स बन रहा है और नीचे भी आपका फाइव बाई सिक्स। अब फाइव बाई सिक्स से पूरा का पूरा फाइव बाई सिक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स वन। तो टेन की वैल्यू वन कब होती है, तो टेन इनवर्स वन होता है पाई बाई फोर पर। तो यानी कह सकते हो कि आपका इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, पाई बाई फोर। इस तरीके से आप फॉर्मूला लगाकर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यानी इसे ध्यान से देखो कि अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, सपोज ये दिया हुआ है टेन इनवर्स वन बाई फोर प्लस टेन इनवर्स टू बाई नाइन। तो अगर आप इसे ध्यान से फिर से देखें तो ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में क्या कर सकते हैं आप, यहां आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। चलो जी, अब फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई के लिए आप ऊपर एलसीएम ले सकते हैं। ऊपर एलसीएम हो जाएगा नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स होने के बाद नाइन इधर आ जाएगा, नाइन प्लस एट हो जाएगा। नीचे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो नीचे भी एलसीएम थर्टी सिक्स बनेगा और ये थर्टी सिक्स माइनस टू हो जाएगा। थर्टी सिक्स से थर्टी सिक्स कैंसिल हो जाएगा, एट और नाइन सेवनटीन, थर्टी सिक्स माइनस टू थर्टी फोर, सेवनटीन से थर्टी फोर टू टाइम्स कट जाएगा। तो यहां पे आपका बचेगा टेन इनवर्स वन बाई टू। क्या बचेगा, टेन इनवर्स वन बाई टू। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। टेन इनवर्स वन बाई टू ही आपके इस वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ दो ही वाले नहीं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, फिर दो में नहीं तीन में भी लग सकता है, चार में भी लग सकता है। तो आपका इनवर्स फंक्शन कितने भी वैल्यू में लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये दो ही वैल्यू में लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, कैसे भी बनाया जा सकता है। एनसीईआरटी में इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आप देखें तो मिसलेनियस मिसलेनियस में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जहां आपको मिसलेनियस में इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इजीली ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे टेन इनवर्स के साथ अगर एक और टेन इनवर्स होता तो पहले फॉर्मूला दो में लगता, फिर जो आंसर आता उसका तीसरे के साथ दोबारा फॉर्मूला लग जाता और उससे दोबारा फॉर्मूला लगा के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन है, चलो, वो टेन में ही आए। कई बार क्वेश्चन किस में दे देते हैं, साइन में और कॉस में। कई बार क्वेश्चन किस में दे देते हैं, साइन में और कॉस में। तो अगर क्वेश्चन साइन और कॉस में दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल आपसे क्या दिया जाए, साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स फाइव बाई थर्टीन। आपसे कहा साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स फाइव बाई थर्टीन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो अब आप अगर इसे बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां हमें तो आइडेंटिटी एक ही याद है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। और यहां क्वेश्चन किस में आ गया, साइन में और कॉस में। तो साइन और कॉस में आ गया तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है साइन इनवर्स के लिए और एक राइट एंगल ट्राइंगल किसके लिए बना लेना है, कॉस इनवर्स के लिए। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल बना के सबको पहले पहले सबको पूरे के पूरे सारे जितने भी क्वेश्चन है उनको किस में चेंज करना है, टेन में। तो इसे टेन में चेंज करने के लिए हम जानते हैं साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू चार आ जाएगी ट्रिपलेट से पाइथागोरस लगाकर। यहां कॉस की बात करें तो कॉस बेस की वैल्यू आपको पांच दी हुई है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 दी हुई है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12।
तो यानी आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाए और राइट एंगल ट्राइंगल बना के पाइथागोरस से आपने जो बची हुई साइड थी वो फाइंड कर ली। अब फाइंड कर ली तो बारी आई ना किस में बदलने की, tan में। अब बारी आई ना किस में बदलने की, tan में। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है। यहां पे भी tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो 12 है और बेस 5 है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 12/5। ठीक है, अब इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, तब आप इसमें फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए ऊपर एलसीएम ले लें। ऊपर एलसीएम बनेगा 20, 5 दिया 15, 12 चौक 48। नीचे नीचे भी एलसीएम 20 बनेगा, 20 माइनस 12 तिया 36 अपॉन 5 चौक 20। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएंगे नीचे माइनस हो जाएंगे। तो tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 48 है, 58, 58 और 5 आपका 63 हो जाएगा। और नीचे आएगा निकल के माइनस के 20 माइनस के 16। tan इनवर्स में से माइनस बाहर आ जाता है तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 63 अपॉन 16। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो अगर आपका क्वेश्चन tan इनवर्स में नहीं है, साइन में और कॉस में है, तो आप सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना के पूरे को किस में चेंज कर लो, साइन में और कॉस में। ऐसा कई बार ऐसे भी होता है कि लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी tan में है, लेकिन राइट हैंड साइड किसी और में कर दिया, साइन में या कॉस में कर दिया। तो आप राइट हैंड साइड वाले को भी प्रूफ के क्वेश्चंस में राइट हैंड साइड वाले को भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप उसको tan में कन्वर्ट करके इजीली कर लेंगे। इससे आपको ना बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है एज सच के आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले करने पड़ेंगे, कुछ ही फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। तो जब काम कुछ ही फॉर्मूले से हो जाएगा तो सारे क्यों याद करने। और ये रही बात चेंज करने की पाइथागोरस वाली, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, आज कुछ नया तो मैंने इसमें आपको पढ़ाया है नहीं। तो ये आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट विपलेट ये सब पढ़ रखे हैं, तो आप इन्हें इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले क्वेश्चंस को हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं और किस अप्रोच से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर इतनी बात क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है, तो हमरे प्यारो अगर आपकी इतनी बात क्लियर है तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, और आज की लास्ट चीज पढ़ते हैं, जो आपका लास्ट टॉपिक बचा है आज का, ठीक है, इस चैप्टर का, वो है प्रूफ वाले क्वेश्चन। अब ये प्रूफ वाले क्वेश्चन रियल में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने डिफरेंशिएशन में भी किए हैं, और जो क्वेश्चन आप डिफरेंशिएशन में करते हो हूबहू एज इट इज क्वेश्चन आपको किसमें मिलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको हूबहू वही क्वेश्चन मिलते हैं तो इनवर्स वाले क्वेश्चंस भी हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिनको आपको परफेक्टली करके जाना है। उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको कोशिश करके मैं करा देता हूं। ठीक है, बाकी आपको जहां से जैसे भी वो क्वेश्चन मिले तो कोशिश करना है कि आप उन्हें अटेम्प्ट कर सके, अटेम्प्ट करके आप उन्हें सॉल्व कर सके। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, ये अलग ही टाइप है, इस टाइप का ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हो कि इवेल्युएशन है, सॉल्व है। ठीक है, तो इवेल्युएट करने के लिए अगर आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ जाए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर आप देखो तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको किस में पढ़ाए हैं, डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया है कि यहां आपको ऐसा करना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है इवेल्युएट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो आपको x की ऐसी वैल्यू माननी है जिससे आप कोई ना कोई क्या बना लो, फॉर्मूला, जिससे आप कोई ना कोई क्या बना सके, फॉर्मूला। तो सपोज जैसे मैं आपको बताऊं तो फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे याद होने चाहिए। ठीक है, और अगर किसी को ये समझ नहीं है ना तो डिफरेंशिएशन में जाए और डिफरेंशिएशन की थर्ड एक्सरसाइज है ना, उनके क्वेश्चंस को एक बार पढ़ ले, उनके क्वेश्चंस को एक बार कर ले पूरा का पूरा, वहां से उसको क्लियर हो जाएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूं कि आप क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हो। तो क्या है, आपको एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ माननी पड़ती है,
तो मैंने लेट कर लिया कि x की वैल्यू को क्या, tan थीटा, क्योंकि मुझे पता है कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, tan थीटा का। ठीक है, तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहां पे आपका ये हो गया 2 tan थीटा वाला, ये एक्चुअल में फॉर्मूला साइन 2 थीटा का होता है। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो 2 थीटा बचेगा। यहां से थीटा की वैल्यू tan को उधर ले जाके निकाल लो, tan इनवर्स x हो गया, तो थीटा की वैल्यू आपकी tan इनवर्स x आ गई, तो ये 2 tan इनवर्स x आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। हो गया सॉल्व जितना कर सकता था मैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो, अब अगर आपको ये क्वेश्चन करने हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनवर्स वाले सारे क्वेश्चन कर लूं, तो इनके लिए आपको थोड़ा सा क्या लेकर बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले पर, किस पैटर्न पर ये आइडेंटिटी बेस्ड है। ये पैटर्न आपको अगर एक बार मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी डिफरेंशिएशन की क्लासेस अपलोडेड हैं, जाओ उन्हें देख लो। मैं सही बता रहा हूं, एक ही वीडियो आपको देखनी है, आपको इनवर्स वाले सारे क्वेश्चन एकदम 100% कंफर्म हो जाएंगे, यानी 100% आपको परफेक्टली वो आ जाएंगे। आप समझ जाओगे कि हमें क्या अप्रोच रखनी है और किस तरीके से उनसे डील करना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है वो, ज्यादा देर की वीडियो भी नहीं है। ठीक है, तो उसमें एक ही वीडियो में मैंने सारे इनवर्स के ही क्वेश्चन कराए हैं ज्यादातर, तो आप उसे जाके एक बार देख लो। बाकी आप कैसे कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके, उनमें से एक है आपका tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये किसी भी आइडेंटिटी पे बेस्ड नहीं है। अगर आप अंदर वाली वैल्यू को ध्यान से देखें, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स को ध्यान से देखें, तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये एक आइडेंटिटी पर बेस्ड है, लेकिन आइडेंटिटी इसमें जब बनती है जब आप इन सबको किससे डिवाइड कर देते हो, cos x। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू दिखाई दे, उससे सबको क्या कर लो, डिवाइड कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे वन चाहिए। अगर यहाँ पे वन बना लिया, तो आप इजीली उसके क्या बना लोगे, आइडेंटिटी बना लोगे। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए आपने यहाँ पे ये कर लिया, आ, तो यहाँ पे अगर ये करा तो ये हो गया वन माइनस साइन अपॉन कोस टेन हो जाएगा, टेन एक्स अपॉन वन प्लस साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, टेन एक्स। अब जो वन है, मुझे पता है 140 1045 की वैल्यू है, तो वन की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, 1045 माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस यहाँ पे रख दिया 10 पाई/4 टेन एक्स। मैंने 10x में भी 1045 से मल्टीप्लाई कर ली, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 है और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये आइडेंटिटी हो गई 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो अगर ये आइडेंटिटी हो गई, तो आपकी tan इनवर्स आइडेंटिटी हो गई ये 10a माइनस बी की, पाई/4 माइनस एक्स की। तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहां से निकल के, यहां से आंसर निकल के आ जाएगा आपका पाई/4 माइनस एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, पाई/4 माइनस एक्स। पाई/4 माइनस एक्स। तो कहने का मतलब है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे क्वेश्चन अप्रोच करने के लिए, इनकी अप्रोच को आपको परफेक्ट करने के लिए, आपको एक बुक लेके या आपको एक पेज लेके बैठना पड़ेगा, जिसपे आपको वो सारी आइडेंटिटी लिखी हुई है। ठीक है, अगर आपके पास सारी इनवर्स की भी और सारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी एक जगह अगर लिखी हुई है, तो अगर आपको वो सारी आइडेंटिटी एक जगह लिखी हुई है, तब आप उसे लेके बैठो, और उसे लेके बैठने से ही आप इन्हें थोड़ा अप्रोच कर सकते हो, इनकी अप्रोच को आगे बढ़ा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे दे दिया जाए, लो जी, क्वेश्चन लिख दिया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आप क्या कर सकते हो, देखो, आप आइडेंटिटी बनानी है आपको, सपोज आप क्या कर लो भैया, मैंने लेट कर लिया क्या, भैया जी हमने एक्स को tan थीटा मान लिया। क्या मान लिया, tan थीटा। तो अब मैं tan थीटा से आइडेंटिटी कैसे बना सकता हूं, तो भैया मैं tan थीटा से आइडेंटिटी बना सकता हूं कि वन की वैल्यू को क्या रख लूंगा, 10 पाई/4
45, एक्स को मैंने टेन थीटा रख ही लिया, नीचे यहाँ पे ऑलरेडी वन है ही, एक्स को तो मैंने टेन थीटा रखना ही रखना है। अगर टेन थीटा में मैं वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ऐसे करने से मेरी आइडेंटिटी बन के तैयार हो जाएगी टेन ए माइनस बी की। अब टेन ए माइनस बी की अगर मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी तो मैं टेन इनवर्स से टेन काट दूंगा, तो पाई बाई फोर माइनस थीटा पे आ जाऊंगा। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा टेन को उधर बेच के, तो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगी। तो जहां थीटा है वहां क्या रख लूंगा, टेन इनवर्स एक्स रख लूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन कर लूंगा जितना हो सकता है, इससे ज्यादा इसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से आपके इस अप्रोच के भी यानी प्रूफ के भी कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, लेकिन इस साल इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये वाले क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, थोड़े कम है। मैंने फिर आपसे कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, 100% हो जाए, तो इन्हें 100% करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, आपको एक ही चीज करनी है। ठीक है, कि ये आप 100% अगर इन क्वेश्चनों को करना चाहते हैं तो एक बार जाके उस क्लास को जरूर देख लें ध्यान से। उस क्लास को आप ज्यादा देखो, आधा घंटे की क्लास है, आधा की भी है नहीं है, पता नहीं मेरे को तो याद भी नहीं है। ठीक है, जितनी भी देर की वो क्लास है आप उसे एक बार देख लोगे ना, अरे ठीक है, अगर 1x पे नहीं तो 1.25 पे करके देख लेना। ठीक है, आपको ये वाले जो अप्रोच है ना, ये वाले पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन है ये 100% हो जाएंगे। आपको इतना से भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं उस चीज को एक बार जाकर देख लो। ठीक है, आपको वो इतनी भी प्रॉब्लम फिर नहीं रहेगी। बाकी मैं आपको इसकी अप्रोच कितनी भी समझा दूं ये समझ नहीं आएगी, आप एक बार उसे देख लोगे तो आपको, हाँ, यही है कि 90 से 95% तो ये आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पूरा क्लियर हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं, अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं तो चलिए फिर आगे की देखते हैं चीजें। अगर आपको इतनी चीजें क्लियर हैं तो हम चीजें आगे देखें। ठीक है, तो इस तरीके का आपके कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था एक बार, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² / 1 + y²। अब ऐसे दे दिया था। अब फिर से यही देखा जाए ना, रियलिटी में देखा जाए तो ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है। अब अगर ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है तो मैं ना क्या है, मुझे पता है कि ये आइडेंटिटी इस पैटर्न पे, जब आप आइडेंटिटी लेके बैठोगे तो आपको इस पैटर्न पे एक आइडेंटिटी ऐसे दिखाई देगी। चलो मैं आपको अप्रोच पूरी क्लियर करता हूं। चलो, आपको ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपने देखा साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अब मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से देखना, एक आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से लिखी होगी, 2 tan θ/1 + tan²। तो अगर मैं बात करूं 2 tan θ/1 + tan² की, तो यहां पे tan θ x का काम कर रहा है, वहां देखो, वहां अगर x की जगह tan θ हो जाए साइन इनवर्स में तो यही वाले पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। उसी तरीके से इसे देखो, अगर मैं आइडेंटिटी एक cos 2 θ की है उसकी बात करूं तो ये होता है 1 - tan²θ/1 + tan²θ। तो यानी अगर बात करूं तो यहां पे भी अगर x को y को tan थीटा रख दिया जाए तो आइडेंटिटी किस फॉर्म पे बन जाएगी, इस फॉर्म पे। तो यानी आपको यही तो देखना है कि आप क्या रख के आइडेंटिटी की फॉर्म बना सकते हो। तो मैंने x को तो रख लिया tan थीटा, और यहां पे y को प्लस नहीं, पुट कर रहा हूं, और यहां पे y को रख लिया tan फाइव। ठीक है, पुट किया मैंने x को tan थीटा और y को tan फाइव। तो x को tan थीटा और y को tan फाइव पुट करने से क्या होगा, tan इनवर्स नहीं है, tan है, tan 1/2, tan 1/2 के बाद साइन इनवर्स
टू टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव। अब अगर देखा जाए तो आइडेंटिटी हो गई क्या कहते हैं साइन टू थीटा की, साइन इनवर्स है बाहर, तो साइन इनवर्स अंदर आइडेंटिटी हो गई साइन टू थीटा की, उसी तरीके से यहाँ कॉस इनवर्स है और अंदर आइडेंटिटी हो गई कॉस टू फाइव की। कॉस साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट जाएगा, तो ये होगा टेन वन बाई टू टू थीटा प्लस टू फाइव। टू कॉमन लेके काट दो, टू कॉमन लेके इस वाले टू से काट दो, तो यहां बचेगा टेन थीटा प्लस फाइव। तो अगर बात करें थीटा प्लस फाइव की, टेन थीटा प्लस फाइव की अगर हम बात करें तो आप उसे लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहां से थीटा की वैल्यू इसे इधर ले आओ, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स, इसे इधर ले आओ, यहां से फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन इनवर्स वाई। तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो यहां टेन के अंदर आ गया क्या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब यहां टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी लगा लो, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी लगाओगे तो बाहर टेन रहेगा, अंदर हो जाएगा टेन इनवर्स क्या कहते हैं एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई। फिर टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा, तो यहां बचेगा एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई। इस तरीके से आप उसे मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हो जितना आपसे हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है इनवर्स वाले क्वेश्चंस को आप इस तरीके से कर सकते हो, और यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें आप करके थोड़ा बहुत सीख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप खुद से कर सकते हो और खुद से करके सीख सकते हो। हाँ जी, इतनी बातें ठीक है क्या कह रहे हो जी? बात तो इतनी ठीक ना है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक आध और बता देता हूं आपको किस तरीके से दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है tan इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कई बार क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है tan इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब वन माइनस कॉस थीटा की हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है, सबको याद होगी, वन माइनस कॉस थीटा की हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है। तो वन माइनस कॉस थीटा की हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। उसी तरीके से साइन थीटा की हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। एक साइन से एक साइन काट दो, टू से टू, साइन अपॉन कोस क्या हो गया टेन इनवर्स से टेन काट दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा बाई टू हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा बाई टू। इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी दिया जा सकता है। आई नो, देखो आपको जिसको ये अच्छा ये समझ नहीं आई आइडेंटिटी, तो देख लो भाई मेरे प्यारो, अगर तुमको आइडेंटिटी समझ नहीं आई तो आइडेंटिटी देख लो। वन माइनस कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी होती है टू साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये याद होगा वन माइनस कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है टू साइन स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ पे एंगल हाफ कर लिया, तो कॉस टू थीटा का थीटा बचा होगा, और यहाँ एंगल थीटा का हाफ हुआ होगा तो थीटा बाई टू। तो यहां से मुझे मिल गई वन माइनस कॉस टू थीटा की वन माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। उसी तरीके से आपको पता है कि साइन टू थीटा की जो आइडेंटिटी है इससे ये बना ली। आपको पता है साइन टू थीटा की आइडेंटिटी जो होती है टू साइन थीटा कॉस थीटा। हमें चाहिए सिर्फ साइन थीटा, तो एंगल आधा करना पड़ा। ठीक है, तो इधर अगर एंगल आधा करना पड़ा तो राइट हैंड साइड पे भी सारे एंगल क्या हो गए आधे हो गए। यहां भी साइन का थीटा बाई टू हो गया और यहाँ कॉस का थीटा बाई टू हो गया। तो अगर आपने उधर एंगल आधा करा, ठीक है, यहां आपने लेफ्ट में आधा करा, तो राइट में भी सारे एंगल क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे। तो साइन थीटा की आइडेंटिटी टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू आ जाएगी। इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं तरीकों के क्वेश्चन आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें आज की समझ आई होंगी। अगर आपको आज की समझ आई है तो आपका ये वाला चैप्टर यही कंप्लीट होता है। इतनी ही चीजें आपको इस चैप्टर में आनी चाहिए। मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं। ठीक है, गूगल पे स्कैन का ऑप्शन होता है,
वहां से उस स्कैन के ऑप्शन को ऑन करके, ठीक है, वहां से इसे स्कैन कर सकते हैं और ये जितने भी पेजेस मैंने आपको आज पढ़ाए हैं, ये सारे के सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे। थोड़ी देर अगर आप उन्हें टैप करके रखेंगे, ठीक है, होल्ड करके रखेंगे, तो वहां से आपको सेव इमेज और डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गूगल पे स्कैनर का ऑप्शन होता है, ठीक है, किसी भी आप क्वेश्चन को, टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हो, क्यूआर को कर सकते हो, तो आप वहां से इसे क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, क्यूआर अभी प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, ये रहा आपका क्यूआर कोड, आप इसे स्कैन कर लीजिए। ठीक है, चलो, आई होप इतना टाइम बहुत है, आपने इसे स्कैन कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपने इसे स्कैन कर लिया है, तो आज की आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लास यही खत्म होती है। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट था। ये वन शॉट में हमने आपका पूरा चैप्टर डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए। अगर आप इतना पढ़ के चले जाते हैं, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए इतना कर सकते हैं। और आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। आपको आई होप समझ आया होगा। बाकी आप चीजें पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलेंगे हम अगले किसी लेक्चर के साथ या अगली किसी वन शॉट के साथ। तब तक के लिए आप लगे रहिएगा। जय सिया राम।